नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज नेटवर्क में आप सुन रहे हैं आज की कुछ खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन बनाने की कोशिश दुनिया के तमाम देश कर रहे हैं। विभिन्न देशों की कई वैक्सीनों के नाम हम बाजार में भी सुन रहे हैं। इसके बावजूद दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है। स्वाभाविक है, इसके लिए दुनिया की नजर भारत पर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित सर्वदलीय बैठक में ये बात उन्होंने बोली। सरकार ने यह बैठक कोरोना महामारी और उसकी वैक्सीन की स्थिति पर विचार करने के लिए बुलाई थी। इसमें मोदी ने बताया कि कुछ दिन पहले मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाने का प्रयास कर रही टीम से उनकी बातचीत भी हुई। भारत के वैज्ञानिक सफलता को लेकर आश्वस्त हैं। अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाकर उन्होंने खुद ये देखा है कि वैक्सीन उत्पादन आदि को लेकर देश की तैयारियां कैसी हैं। आगे उन्होंने बताया कि अभी करीब 8 संभावित वैक्सीन भारत में अलग अलग चरण में है। इनका उत्पादन भारत में ही होना है। भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन है। इन सबको लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन तैयार हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही वैज्ञानिकों को हरी झंडी मिलेगी, भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। हैदराबाद को भाग्य नगर बनाने की बात कहने वाली भाजपा वहां निकाय चुनाव में जीत तो नहीं सकी, लेकिन 4 से 48 सीट तक जरूर पहुंच गई है। सबसे बड़ी पार्टी रही तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस को 55 सीटें और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को 44 सीटें मिली हैं। 150 में से 149 सीटों के नतीजे शुक्रवार को जारी हुए। मतपत्रों में त्रुटि के कारण एक सीट का नतीजा रोक दिया गया। भाजपा ने पिछली बार की तुलना में सीटों में 12 गुना की वृद्धि की है। चुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत झोंकते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य केंद्रीय मंत्रियों को प्रचार के लिए उतारा था। तेलंगाना में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। हैदराबाद में बढ़े जनाधार को भाजपा विधानसभा चुनाव की तैयारी की नींव के तौर पर देख रही है। अब अगर बात करें देश में सबसे बड़े मुद्दे जो है किसान के विरोध का, तो 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की शनिवार को सरकार से फिर बातचीत को लेकर शुक्रवार को किसानों ने महापंचायत की। इनमें 3 घंटे तक आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इसके बाद किसान नेताओं ने प्रेस से कहा कि 2 मीटिंगों से सरकार को मंशा साफ दिखने लगी है। हमें संशोधन के नाम पर बहकाना चाहती है। किसानों ने कहा कि शनिवार की बातचीत में हम सरकार से तीनों कानून रद्द करने और एमएसपी की गारंटी पर सीधी बात करेंगे। वहीं किसानों ने ऐलान किया कि शनिवार को देश भर में पीएम मोदी के पुतले फूंक कर विरोध किया जाएगा। 7 दिसंबर को अवार्ड वापसी की मुहिम चलाई जाएगी और 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी किया जाएगा। वहीं खुले आसमान के नीचे आंदोलन कर रहे किसानों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। अब तक 11,000 से ज्यादा किसान दवा खाने को मजबूर हो चुके हैं। वहीं किसान आंदोलन को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान पर भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय किसानों को लेकर कनाडा के नेताओं के बयान हमारे अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी है। ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। अब झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि लालू प्रसाद को पेइंग वार्ड से रिम्स निदेशक के केली बंगले में किस नियम के तहत शिफ्ट किया गया है। लालू को केली बंगले में शिफ्ट करने का फैसला किसका था? उन्हें मोबाइल कैसे मिला? हाई कोर्ट के वकील मनोज टंडन ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर कर लालू प्रसाद के लिए जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप लगाया था। उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या एक कैदी को बंगले में शिफ्ट किया जा सकता है? लालू को कौन सी बीमारी है जिसका इलाज जेल में न कराकर बंगले में कराया जा रहा है? मामले की अगली सुनवाई अब 8 जनवरी को होगी। उसी दिन सरकार को भी जवाब देना होगा। वहीं लालू प्रसाद द्वारा जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में भी शुक्रवार को हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जेल प्रशासन में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही जेलर को भी विस्तृत जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने पूछा कि सजायाफ्ता कैदी को अटेंडेंस देने की क्या प्रक्रिया है, ये भी बताएं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 दिसंबर को होगी। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने पहली बार उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के सरगना दिनेश गोप उर्फ कुलदीप यादव उर्फ बड़कू सहित संगठन के 7 हार्डकोर उग्रवादियों की तस्वीर जारी की है। दर्जनों मुठभेड़ के बाद भी जब पुलिस इन उग्रवादियों को पकड़ नहीं सकी तो तस्वीर जारी कर आम लोगों से अपील की कि इन उग्रवादियों को पकड़वाए।
पुलिस इनका इनाम देगी। दिनेश गोप के अलावा जिन अन्य उग्रवादियों की सूची जारी की गई है, इनमें जितन गुड़िया, तिकेश्वर गोप उर्फ राजेश गोप, अवधेश कुमार जायसवाल उर्फ अबोध जायसवाल उर्फ चूहा उर्फ बिहारी, अजय पूर्ति, सनीचर सुनील और मंगरा लुगून शामिल हैं। इससे पहले सिमडेगा पुलिस ने भी 2017 में दिनेश गोप की तस्वीर और इनाम राशि जारी की थी। ग्रामीणों ने बताया कि वो गुज्जू गोप की है, जो दिनेश गोप का दायां हाथ माना जाता था। 2 साल बाद 2019 में वो पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। अब झारखंड पुलिस ने दिनेश गोप की जो तस्वीर जारी की है, उसमें चेहरे उससे काफी अलग हैं। अब तक की कुछ खास खबरों में इतना ही। आगे और भी ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क।